नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैक रैंकर्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए 21 फरवरी जो विज्ञान विषय की परीक्षा है उनके लिए ऑब्जेक्टिव वायरल एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 1 से लेकर 6 चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री पार्ट कहा जाता है, रसायन शास्त्र जिसको बोला जाता है, यानी कि टोटल 6 चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो 21 फरवरी की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और निश्चित तौर पे 1 से लेकर 6 चैप्टर तक जितना भी आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, कुल रसायन शास्त्र में बात करें तो 265 प्रश्न होंगे आपके एमसीक्यू, 265 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक। हालांकि टोटल बात करें पूरी साइंस के हमने पीडीएफ तैयार करी है और पूरी साइंस का आपको कराया जाएगा इस पे, तो उसमें टोटल 750 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराए जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग 265 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 6 चैप्टर 1 से लेकर 6 तक आपका समाप्त हो जाएगा और यहां से बाहर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि थोड़ा सा हम इसको और जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो याद रखिएगा अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है और आंसर लिया गया, ऑप्शंस नहीं लिए गए। क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, आंसर हो जाएगा अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल या फिर उत्पाद कहते हैं। यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद जो पदार्थ बनता है उसे या तो हम लोग प्रतिफल कहते हैं या तो उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाया जाता है तो रासायनिक समीकरणों के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है कि रासायनिक समीकरण में तीर संकेत करता है। तीर जो संकेत करता है वो दिशा का संकेत है। ठीक है, दिशा का संकेत है। दिशा का संकेत कहने का मतलब है, तीर के पहले का कहने का मतलब है कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि इधर जितना तत्व है उतना ही इधर भी तत्व है, तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक जो है समीकरण क्या है, संतुलित है, संतुलन में है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं कहलाते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि प्यारे बच्चों H2 और O2 जब मिल जाता है तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है H2O। ठीक है, H2 और O2 जब मिलता है तो 2H2O बनाता है, इस तरह से बनाता है। 2H2 और O2 मिलता है तो 2H2O जब बनाता है तो इस तरह प्यारे बच्चों एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगला है इसी पे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है वियोजन या फिर रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि 2 प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, 2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है और टूट के वो 2 प्रोडक्ट में हो जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको न्यूज विद एस्पोरेस का लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ वाटरमार्क आपको न्यूज विद एस्पोरेस का दिख रहा होगा, तो आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम पहले न्यूज विद एस्पोरेस था, लेकिन अब उसे बदलकर जैक रैंकर्स कर दिया गया है। और ये जैक रैंकर्स का मतलब ही है झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आपको रैंक करना है, इसलिए इसका नाम आपको जैक रैंकर्स कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का संयोग यानी कि जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है आके, उसको हम लोग कहते हैं उपचयन। ठीक है, हाइड्रोजन के संयोग वाले अभिक्रिया अपचयन कहलाए जाते हैं। हाइड्रोजन का संयोग अगर होगा तो वो क्या कहलाए जाएंगे प्यारे बच्चों? तो वो कहलाए जाएंगे आपके अपचयन। ठीक है, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आयनों का आदान प्रदान जब होता है तो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अगला है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्वालिटी आपको मतलब खराब मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे लोगो मार दिया गया था पहला, हम इस पे सुधार करने की कोशिश की है तो थोड़ा सा क्वालिटी खराब हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पुराना पीडीएफ हमारे से डिलीट हो गया है। तो भोजन का पचना कैसे अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया, याद रखिए भोजन का जो पचना है ये उपचयन अभिक्रिया। श्वसन कैसे अभिक्रिया? तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो उत्तर हो जाएगा कोयला, उत्तर हो जाएगा कोयला। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा गया प्यारे बच्चों, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22, C12H22O11 होता है, ठीक है। C12H22O11 होता है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, FeCuSO4 प्लस FeCuSO4 ये मिलके बना है, एक नया अभिक्रिया बना है, तो इसमें क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। कैसे विस्थापन हो रहा है? ये पहले जो Cu था, Cu पहले SO4 की थी, ठीक है, Cu जो था वो पहले SO4 की थी, लेकिन Fe आने के बाद ये Fe का हो गया और Cu को साइड कर दिया, इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2H2 प्लस O2 जो है 2H2O बना रहा है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन है। देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट जाके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, दो प्रोडक्ट मिलकर एक नया प्रोडक्ट जब बनता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह आपने 21 प्रश्नों का देखा। ये 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ से है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उपचयन कहलाता, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाता, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों Na2SO4 BaCl2, ये दोनों जब ऐड होता है तो ये दो प्रोडक्ट है BaSO4 NaCl, किस प्रकार की अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन ऐसे हम लोग समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, Na2SO4, ठीक है, ये एक साथ थी और BaCl2 एक साथ थी, लेकिन अब क्या हुआ कि Ba और Na जो है वो आपस में बोला कि भाई हम तो इसके साथ बहुत दिन रहे, ये बोला कि हम इसके साथ बहुत दिन रहे, एक काम करो हम दोनों अदला बदली कर लेते हैं, ये इसको दे दिया और ये इसका हो गया, ठीक है। तो BaSO4 और 2NaCl हो गया, तो यहाँ पे दोनों का विस्थापन हो गया, ये इसके साथ चली गई और ये इसके साथ, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला है ZnCuSO4 और Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu हो जाती है, तो यह किस तरह की अभिक्रिया प्यारे बच्चों? इसमें देखिए Zn जो है वो अलग था, लेकिन यहाँ पे जाके इसको मिल गया और Cu को अलग कर दिया। ये कंडीशन तब होता है जब आप किसी के साथ हैं और आपका दोस्त आ जाता है, तो आपके दोस्त को साथ करके ही आपको अलग कर दिया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ZnSO4, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों CuOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। हालांकि प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% चांस होता है कि इसी एग्जांपल को लिया जाता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला है प्यारे बच्चों समीकरण CO3 जो है टूट के CaO और CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए एक प्रोडक्ट जाके टूट के दो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो इसे टूटना हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण से होता है। मनुष्य जो है ऑक्सीजन सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना है। अगला क्वेश्चन है कि CaO H2O दोनों आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दो प्रोडक्ट मिलकर जब एक नया प्रोडक्ट बनाता है तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो जल के अणु में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2:1 के रेशियो में होती है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं प्यारे बच्चों वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अगर करके जाते हैं तो आपके जो जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इसमें लिए गए। आप समझ सकते हैं 6 चैप्टर से 265 क्वेश्चन लिया गया, तो एक भी प्रश्न ऐसा वैसा नहीं है कि जो आपको छोड़ा गया। हर एक प्रश्न को यहाँ पे लिया गया ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा बेस्ट जाए, आपकी बोर्ड परीक्षा अच्छे तरीके से जाए। और ऐसा ही 750 प्रश्न तैयार किया गया है आपकी बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों को मिला के, तो तीनों चैप्टर को मिला के जब हम लोग तीनों पार्ट देख लेंगे तो आपके साइंस का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, और साइंस में आप 30 में 30 जरूर लाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 के बाद 31वां क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो पीला होता है, याद रखिएगा। अगला अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो खट्टे होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देते हैं लाल करते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं प्यारे बच्चों। अम्ल को हम लोग एसिड बोलते हैं, याद रखिएगा, अम्ल को हम लोग एसिड बोलते हैं, ये तो हर बच्चा जान रहे हैं। और क्षारक को हम लोग बेस बोलते हैं, याद रखिएगा, क्षारक को हम लोग बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल को नीला कौन करता है, नीला को लाल कौन करता है, ठीक है। तो देखिए ब्लू जो है प्यारे बच्चों, ब्लू याद रखिए, ब्लू जो है रेड कर देता है, ठीक है। ब्लू को रेड कर देता है, कौन करता है? तो ए करता है, एसिड, ठीक है। तो याद रखिएगा BRA ब्रा से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ब्लू जो है वो ब्लू को रेड कर देता है, कौन करता है? तो एसिड करता है, ठीक है। और एक जो है वो है RBB, R की BB, ठीक है। तो R से है रेड को कर देता है ब्लू कौन करता है? तो बेस करता है। साइड में जो है वो एलिमेंट है, जैसे कि अम्ल है, यहाँ पे क्षारक है, ठीक है। तो ब्लू को जो है
रेड, ब्लू को रेड करता है एसिड और रेड को ब्लू करता है बेस। तो इस तरह से आप ट्रिक को याद रखते हैं। BRARBB, बी से होता है आपका क्षारक और यहाँ पे ए से होता है अम्ल। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कैसा गैस उत्पन्न करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस करते हैं। जैसा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल नीले लिटमस को, नीला यानी कि ब्लू को कर देता है, तो नीला को कैसे कर देता है? तो अब जब अम्ल का बात है तो अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? ब्राप। तो ब्लू को रेड कर देता है तो लाल कर देता है। बिल्कुल आप कर सकते थे। अगला प्यारे बच्चों, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, क्या देता है? अम्ल देता है। नींबू एवं संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिट्रिक अम्ल इसमें से किसमें पाया जाता है, या फिर नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का यूपैक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का जो है यूपैक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। 42वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है। एसिटिक का यूपैक नाम एथेनोइक है, फॉर्मिक अम्ल का यूपैक नाम एसिटिक अम्ल है। ये इसलिए लिखा गया है कि प्यारे बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको फॉर्मिक ना देके एसिटिक अम्ल दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह प्यारे बच्चों कभी कभी जो है एसिटिक अम्ल आपने ऊपर देखा, यहाँ पे जो आपने एसिटिक अम्ल देखा कहीं पे दिया था, जैसे कि यहाँ पे आपने एसिटिक अम्ल किसी प्रश्न का होता है तो उस तरह से एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार या फिर क्षारक जो प्यारे बच्चों कैसे होते हैं? कड़वा होता है। जैसे कि आपके घर में जो साबुन यूज करते हैं वो कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है, ये क्षारक है। ठीक है, लाल निटमस पत्र को नीला बना देता है। लाल को नीला पूछा है प्यारे बच्चों, यानी कि रेड को कर रहा है ब्लू। रेड को ब्लू कौन करता है? आरकेबी, यानी कि बेस, यानी कि क्षारक हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्षारक का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा पीएच का परास को जिस तरह से होता है प्यारे बच्चों, बीच में होता है आपका 7, इधर होता है 14 और यहाँ पे होता है 0। ठीक है, 7 से पहले जितना होगा वो अम्ल होगा, 7 के बाद जितना होगा वो क्षारक होगा और 7 उदासीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है क्षार का, तो क्षार जो है 7 से बाद होता है, यानी कि 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला है अपच का उपचार किससे किया जाता है? अपच यानी कि जब आपको अनपच हो जाता है तो किससे उपचार किया जाता है? एंटा एसिड से किया जाता है। तो इस तरह से आपने 46 प्रश्नों का आंसर देखे। आइए देखते हैं 47वां नंबर प्रश्न। 47वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से, हमारे शरीर की मांसपेशी में किस अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होता है? हमारे शरीर की जो मांसपेशी है किस अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होता है? तो लैक्टिक अम्ल के जम जाने से हमें थकान महसूस होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान प्यारे बच्चों 5.6 से कम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 5.6 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है प्यारे बच्चों, 7 रहता है कभी कभी, या फिर शायद 0.0 रहता है, तो एक ही चीज है। तो शुद्ध जल का, चूना जल का पीएच मान 11 होता है, चूना क्षार होता है इसलिए इसका 11 होता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है, तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन विलयन पीएच का मान होता है, तो उत्तर हो जाएगा 7। उदासीन का पूछा है तो उदासीन हमने आपको बताया कि बीचों बीच होता है, 7 होता है इसका आंसर। ठीक है, अगला बेकिंग पाउडर एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है? तो टार्टरिक अम्ल, याद रखिएगा। बैटरी अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में जो अम्ल भरते हैं उसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो बुझा हुआ चूना है CaOH2। अगला NaCl है तो लवण है। प्यारे बच्चों याद रखिए बुझा हुआ और बिना बुझा हुआ में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ। एक तो चूना होता है बूझा, एक तो होता है चूना बूझा और एक होता है बिना बूझा। तो इसके लिए हम एक जरा सा आपको बता देते हैं। तो बूझा हुआ और बिना बूझा में आप कंफ्यूज नहीं होना है। बूझा प्यारे बच्चों छोटा है और बिना बूझा बड़ा है। बिना बूझा देखिए अब देखने में बड़ा है और बूझा छोटा है, तो छोटा का बड़ा होगा, याद रखिएगा छोटा का बड़ा होगा। CaOH2 क्या हो गया? बड़ा हो गया। और बिना बूझा का CaO जो होता है वो छोटा है, तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। अगला है H2SO4 है। H2SO4 प्यारे बच्चों क्या है? अम्ल है। ठीक है, और NaCl जो आप घरों में नमक यूज करते हैं वो कैसा है? लवण है। अगला प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक प्यारे बच्चों हल्दी है, प्याज है, ये भी ऑप्शन में रहेगा, कभी हल्दी रहेगा कभी प्याज रहेगी, तो हल्दी प्याज दोनों क्या है? प्राकृतिक सूचक है। फिनोल्फेथिलीन भी प्राकृतिक सूचक है। अगला है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक क्या है? धातु और जब प्यारे बच्चों एसिड में, धातु और अम्ल में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो H2 गैस निकलती है। और आप पढ़े होंगे, आपके गुरुजी
पढ़ा होंगे कि H2 गैस का आवाज कैसा होता है, फट फट की तरह आवाज करता है। ठीक है, किसी विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो किस विलयन का प्यारे बच्चों, CaOH हॉल 2, CaOH हॉल 2, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaOH हॉल 2। अगला है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो विलयन का रंग कैसा होता है, तो बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, NaOH है, NaOH है प्यारे बच्चों क्षार है, NaOH जो है नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा है, तो क्षारीय है। अगला है प्यारे बच्चों कि अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का करण परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है घोल का रंग। अगला, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब प्यारे बच्चों जिंक से अभिक्रिया करता है तो ये उत्पाद बनाता है। ठीक है, और इससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला है लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है जिसे निकाला जाता है, तो जिसे लाइकेन नामक या कभी कभी लिचियन रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होगा, लाइकेन या फिर लिचियन ऑप्शन में रहेगा। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है जिसे निकाला जाता है लिचियन या फिर लाइकेन नामक पौधे से। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अम्लीय होता है। याद रखिएगा बैटरी का अम्ल कैसा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसे हम लोग सूत्र से लिखे तो H2SO4। सांद्र लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक है। ठीक है, कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का pH मान क्या होगा, तो प्यारे बच्चों नीले को लाल कर रहा है यानी कि ब्लू को कर रहा है रेड, और ब्लू को रेड करता है कौन, एसिड। तो एसिड का pH मान कितना होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यहाँ क्या दिया, नीले को लाल कर रहा है, ब्लू को रेड कर रहा है, तो घोल का pH मान यहाँ पे आंसर गलत लिखा गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आंसर 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम हो जाएगा, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के pH का मान क्या होता है, तो 5.6 से कम। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी का डंक एक अमृत छोड़ता है जिसके कारण शरीर में दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है तो मेथनोइक अम्ल होता है। याद रखिएगा, चींटी के डंक और मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। किस कारण अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा जो प्यारे बच्चों SO2 बढ़ने के कारण होती है। टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट आपका क्षारीय होता है। ठीक है, खट्टा नहीं लगता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, क्योंकि 5.6 होता है, 5.6 7 से कम है, राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों 80 नंबर हमारे प्रश्नों को आसानी से देखा। अब 81 नंबर प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो याद रखिएगा शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। हमारे शरीर का pH परास कितना से कितना के बीच काम करता है, तो 7 से लेकर 7.8 तक, या फिर 7.0 से लेकर 7.8 तक। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है यानी कि रेड को ब्लू करता है, तो RBB, R की BB करता है, तो कौन करता है, बेस। और क्षारक का जो है pH मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन सही है बिल्कुल। आंसर है प्यारे बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। OH क्रियाशील मूलक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, खासकर ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया ये 4-5 क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ही लिया जाता है। OH क्रियाशील मूलक है तो अल्कोहल का है। ठीक है, O जो है वो ईथर का है। ठीक है, O जो है वो ईथर का, CO जो है वो कार्बोनिल या फिर कीटोन का है। CHO जो है प्यारे बच्चों वो एल्डिहाइड का है, और COOH जो है वो क्रियाशील मूलक कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। याद रखिएगा इतना जरूर। और यहाँ पे जो फिर 3-4 क्वेश्चन करा रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 3 चीजें होती है, एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो फॉर्मूला सब में CnH2n जरूर होगा, CnH2n जरूर होगा, वो सब में होता है। ठीक है, CnH2n सब में होगा, CnH2n सब में होगा। उसके बाद क्या होता है, एल्केन, पहले याद रखिएगा एल्केन होता है, तो एल्केन में 2 जोड़ते हैं, इसमें हम लोग हटा देते हैं, कुछ नहीं जोड़ते हैं, और इसमें 2 घटा देते हैं। तो इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं, सटा दो, सटा दो यानी कि जोड़ दो, सटा दो, यहाँ पे हटा दो यानी कि कुछ रखना ही नहीं है, यार यहाँ पे घटा दो, सटा दो, हटा दो, घटा दो, सटा दो, हटा दो, घटा दो। ठीक है, तो एल्केन में सटा दो, एल्किन में हटा दो, एल्काइन में घटा दो। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है प्यारे बच्चों, C6H6 होता है बेंजीन का अनुसूत्र। एथिल एल्कोहल का यूपीएक नाम क्या है, एथेनॉल है। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, तो हटा दो, एल्कीन होता है प्यारे बच्चों, एल्केन, एल्कीन। ठीक है, प्रोपेनॉन में किस उपस्थित कार्बन समूह OH होता है। प्रोपेनॉन में प्यारे बच्चों OH नहीं होगा, प्रोपेनॉन में जो हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, CO हो जाएगा। ठीक है, क्यों इस तरह से हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। एथेनॉल यहाँ पे तो OH दे दिया है लेकिन ये गलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा CO, प्रोपेनॉन है तो यहाँ पे CO हो जाएगा। ठीक है, नॉल अगर रहता है प्यारे बच्चों, यहाँ नॉल अगर रहता तो आपका COH हो जाता। ठीक है, C6H
6 का आणविक द्रव्यमान कितना 78 है। कुछ प्रश्न प्यारे बच्चों टाइपिंग के टाइम में जो है गलती हो गया है, तो उसको आप मैनेज करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिस्टेक्स से हो जाते हैं, तो उसको आपको मैनेज करना होगा। क्लोरोमेथिन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोमेथिन का सूत्र प्यारे बच्चों CH3Cl होता है। CH3Cl कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों C6H6 को, जिसको बेंजीन भी बोलते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कुल 100 प्रश्नों का हमने आंसर बहुत ही फास्ट देखा, और आने वाले जो 165 क्वेश्चन है उनका भी आंसर ऐसे हम लोग फास्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें, और चैनल के नीचे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट प्यारा सा कर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही इसे दोस्तों में भी एक बार प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा शेयर कर दें, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये जो पढ़ रहे हैं आप 265 क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है 9835146164 पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, और उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा सकता है। ये आप हम जो है आपको व्हाट्सएप पे आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्लोरोमेथिन तक हमने 100 तक देख लिया। अगला है एथेनॉल का। प्यारे बच्चों एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो OH है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, याद रखिएगा। वनस्पति तेलों में होती है लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल का उपयोग इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल है। एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? तो C2H5OH है। अगला है कार्बन पृथ्वी पर पाया जाता है तो कितना? 0.02 लिखा गया, तो यहाँ पे आंसर जो है 0.03% होता है, ठीक है। 0.03% कार्बन पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन पूछा जाए तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, और नाइट्रोजन पूछा जाए तो 78%। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये कार्बन है। कार्बन 0.03% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कार्बन के अपरूप हैं तो हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन को पूरा नाम हम लोग बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह से हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन है। अगला है जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत जो प्यारे बच्चों वो वर्जिलियस ने दिया 1815 में। प्रयोगशाला में बना सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यूरिया था। यूरिया किसने बनाया? तो वोहलर ने बनाया था, ठीक है। फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 60 कार्बन परमाणु होते हैं। हीरा की संरचना कैसे होती है प्यारे बच्चों? त्रिविमीय होती है। ये चौथा चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है। हीरे की संरचना में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं? तो 3 जुड़े होते हैं, ठीक है, हीरे की संरचना में। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? फ्लोरीन है। अगला है फ्लोरीन को कहा जाता है तो बकमिस्टर फ्लोरीन। देखिए बकमिस्टर फ्लोरीन या बक्की बॉल भी बोला जाता है। कार्बन है तो कार्बन एक अधातु है प्यारे बच्चों। अमोनिया के कारण अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1:3 के रेशियो में होती है। 119 के बाद प्यारे बच्चों 120वां नंबर प्रश्न है कि कार्बन है तो कार्बन एक अधातु है, हमने अभी तुरंत देखा। उसके बाद हमारा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है कि कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंध हैं? तो 7 हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? कौन सा आबंध होते हैं? तो एकल आबंध होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच तो द्वि आबंध होते हैं, या फिर 2 आबंध कह सकते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो उत्तर हो जाएगा मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं, आपको पता होगा। C6H12O6 होता है, तो यहाँ पे 6 कार्बन के परमाणु होते हैं। अगला है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 3 होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग पर बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। फ्लोरीन का अपरूप है कार्बन है। फ्लोरीन जो है किसका अपरूप है? तो कार्बन का है। मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 4 होते हैं। किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? C3H4 में। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। C60 जिसको फ्लोरीन के नाम से भी जाने जाते हैं, कि आकृति कैसी होती है? तो फुटबॉल के आकार की होती है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4.2H2O। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट ये दिया जाएगा और बोलेगा ये किसका सूत्र है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। धोबिया सोडा या फिर धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है। K2SO4 क्या है? लवण है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है? तो चूना
पत्थर। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ये सब इंपॉर्टेंट है, CaCO3। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.5H2O, ये सब इंपॉर्टेंट है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11 होता है, ये हमने ऊपर भी देख लिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इसको हम लोग क्लोरक्षार अभिक्रिया कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। धोवन सोडा का Na2CO3.10H2 है। निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक आप जब भी देता है तो यही ऑप्शन में देता है। अगला शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किया जाता है। आयोडीन युक्त है तो आयोडीन युक्त NaCl + Kl है, NaCl यहाँ पे लगा हुआ है तो NaCl क्या है, नमक है, नमक में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा प्यारे बच्चों, ये हालांकि इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके धातु अधातु से थे, और यहाँ से भी क्वेश्चन अब धातु अधातु के मेन क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी धातु, क्या पूछा गया कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा होती है। देखिए क्वेश्चन दोनों ही एक जगह लिया गया है कि धातु पूछा जाए तो पारा होगा और अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन होगा। ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो धातु में प्यारे बच्चों पारा होगा और अधातु में ब्रोमीन होगा। अगला है कौन सी अधातु चमकीली होती है, तो आयोडीन चमकीली होती है। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। सबसे तन्य धातु सोना होती है। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, सोना चांदी प्लेटिनम पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से प्यारे बच्चों सोडियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम को काटा जा सकता है, लिथियम को काटा जा सकता है। जो भी ऑप्शन में रहे, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये तीनों को काटा जाता है, किससे, तो चाकू से काटा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर तीनों ही ऑप्शन में दे देता है और लास्ट में इनमें से सभी दे देता है, तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर तक अभी तक आपने इस YouTube चैनल जैक रैंकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और PDF के लिए आप jackrankers.com विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी PDF देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमने कितना प्रश्न देख लिया, अब 156 नंबर हम लोग प्रश्न को देखेंगे, जो कि है कि 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है, तो 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 100 मिलीग्राम सिल्वर धातु से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है, तो 200 मीटर। ठीक है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर अष्टक पूरा करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक आबंध। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन अणु के बीच बनता है तो कौन सा बनता है, एकल आबंध बनता है। ऑक्सीजन अणु के बीच द्विसंयोजक बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन अणु के बीच त्रिसंयोजक बनता है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ठीक है, सिल्वर को ही सोना हम लोग बोलते हैं। अगला है सिल्वर नहीं, गोल्ड को ही हम लोग सोना बोलते हैं। पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होते हैं उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। वायु की उपस्थिति में भर्जन होगा और वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन होगा। ठीक है, अगला एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है तो बॉक्साइट है, कोरंडम है और कोरोलाइट है। ठीक है, तो कभी कभी ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑप्शन में बॉक्साइट दिया जाता है, हालांकि हमने तीनों इसमें दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला जस्ता के प्रमुख अयस्क कौन है, तो जस्ता के प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेड, कैलामाइन और जिंकाइट। ठीक है, अगला है पारा के प्रमुख अयस्क कौन है, तो सिनेबार। ये ऑप्शन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ऑप्शन में भी डायरेक्ट सिनेबार ही दिया जाता है। पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। अब यहाँ से जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जितने भी प्रश्न है। पीतल प्यारे बच्चों क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किससे किससे बना है, तांबा और जस्ता से बना है। सोल्डर भी एक मिश्रण है जो सीसा और टीन से बना है। स्टेनलेस स्टील मिश्रण है जो लोहा, कार्बन, कोबाल्ट और निकेल का बना होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई और वजन है, तो 8 मीटर ऊंचाई है इसकी और 6000 किलो इसका वजन है। ठीक है, धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, जस्तीकरण या फिर असद लेपन कहलाता है। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाने वाला धातु है Hg है। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, सोडियम से काटा जाता है। कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये आपका K यानी कि पोटेशियम है। ठीक है, धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। कौन विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक है, तो आपको याद है कि सर्वोत्तम चालक होता है प्यारे बच्चों चांदी। क्या होता है, चांदी। और चांदी को हम लोग Ag बोलते हैं और सोना को हम लोग Au बोलते हैं। ठीक है, सोना को हम लोग Au बोलते हैं। चांदी गाँव घरों में पहना जाता है तो गाँव घरों में Ag शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि सोना आपको शहरों में पहना जाता है ज्यादातर, वहां पे Au बोला जाता है। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं।
अगला है साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन होता है। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को रखते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। कौन सी गैस उत्सर्जित होकर जब धातुएं जल के साथ विक्रिया करती है तो हाइड्रोजन निकलती है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ से 188 नंबर, एक्वारेजिया में HCl HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है तो Ca हो सकता है। ठीक है। अगला है वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो वो Au है, Ag है और Pt है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, कैसे आप लोग निकालते हैं? तो ऑक्सीजन प्यारे बच्चों 8 होता है। परमाणु संख्या पहले घर में 2 रखा है, दूसरे में 6 रखा है, तो बचा कितना? 2 बचा। ठीक है, तो इस तरह से संयोजकता आप निकाल सकते हैं। सोना का परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 79 होता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 16 है। लोहे का परमाणु संख्या 26 है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। ठीक है। अगला है क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है प्यारे बच्चों। कितनी होती है? तो 7 होती है। किस तरह से होती है? तो 2, 8, 10 और 7, 17। तो इस तरह से आप यहाँ पे 7 होती है, 17। ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी कहलाते हैं। कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 ऑप्शन के अनुसार देखना है इसको, लेकिन CaCl2 ज्यादातर ऑप्शन में रहता है। अगला है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने 201 प्रश्नों को देखा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको याद हो जाता है तो फिर भी आप 2 बार देखिए, और अगर आपको याद नहीं होता तो परीक्षा तक कम से कम आप इस वीडियो को 5 बार देखिए, भले ही स्पीड करके देखिए लेकिन 5 बार देखिए, तब जाके आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और आप परीक्षा में डायरेक्ट आंसर लगा पाएंगे। अगला सिलिका क्या है? तो सिलिका प्यारे बच्चों एक उपधातु है। जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेड। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। पारे का अयस्क है सिनेबार। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का बनता है? तो जिंक का बनता है। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो Cu कॉपर का है। ठीक है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक या फिर जस्ते का। वह कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं समायवी कहलाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो अल्कोहल का उपयोग होता है। लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण क्या होते हैं? साबुन होते हैं। उच्च एल्कोहल हाइड्रोजन सल्फेट एवं उत्पन्न के सोडियम लवण है तो अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समायवी कहलाते हैं। अब जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो चैप्टर नंबर 6 से है, जिनका नाम आपका आवर्त सारणी की तरफ है। ठीक है। तो आवर्त सारणी में जो वर्गीकरण है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण उससे लिया गया है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों की संख्या है? तो 118 तत्व है। ठीक है। आवर्त सारणी के अधिकांश तत्व क्या है? धातु है। आवर्त सारणी के तत्वों को धातु और अधातु के क्रम में किसने सजाया? तो लाववाजे ने सजाया। ठीक है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, समूहों या फिर वर्गों की संख्या जो है वो 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉकों की संख्या 4 है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को, जो क्षैतिज कतार है इस तरह से, उसे हम लोग आवर्त कहते हैं और इस तरह से जो रहता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है। 221 प्रश्नों के बाद चलते हैं 222वें नंबर प्रश्न की ओर। 222वां नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्व कतारों को क्या कहते हैं? जो इस तरह से कतार रहता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। अगला तत्वों का नियम किसने दिया? तो डोवेनाइर ने या फिर डोवेरेनर ने दिया है। ठीक है। तत्वों का अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने दिया है। तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु के क्रम में किसने सजाया था? तो मेंडलीफ ने सजाया था। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीफ को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोस्ले को कहा जाता है। याद रखिएगा, आवर्त सारणी का जनक पूछे जाए तो मेंडलीफ है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न है उसे हम लोग मोस्ले को कहते हैं। ठीक है। आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने से गुण होता है तो बढ़ता है। ठीक है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त से बाएं से दाएं में धातु का गुण क्या होता है? घटता है। दाएं से बाएं जाए तो घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। याद रखिएगा। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम है। अगला है प्यारे बच्चों,
किसने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा था? तो मेंडलीफ ने छोड़ा था। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है? तो 7वां आवर्त अभी भी अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एक के जो तत्व है इधर जो है जिसमें हम लोग देखते हैं तो वो कौन सा है? तो क्षारीय तत्व है, ठीक है। वर्ग 2 के तत्व कैसे हैं? तो क्षारीय मृदा तत्व हैं। वर्ग 17 के तत्व कैसे हैं? हेलोजोन्स हैं। और वर्ग 18 के तत्व हैं उत्कृष्ट तत्व है, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होती है, 2n² होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो साइज होता है वो घटता है। आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? 18 है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁻12 मीटर। आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। हीलियम किस समूह का तत्व है? तो हीलियम शून्य समूह या निष्क्रिय कह सकते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों का परमाणु का कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या। अगला सल्फर के संयोजी सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो 6 होता है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? तो एल सेल है, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है तो एक निष्क्रिय गैस होता है। अंतिम सदस्य क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस होता है। किसी तत्व में 2 सेलों और 2 इलेक्ट्रॉनों पूर्णतः भरे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नियॉन कहते हैं, ठीक है। किसी सेल का जो है किसी तत्व का 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूरे भरे होते हैं तो उसे हम लोग नियॉन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो इस तरह से जब आता है तो नियॉन पे जब जाता है तो देखिए पहला में हम लोग 2 रखते हैं, दूसरा में 8। तो पता है पहला में 2 रहता है, दूसरा में 8 रहता है और नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है। तो ये भी देखिए अपना पूरी तरह से भरा हुआ है, ये भी अपना पूरी तरह से भरा हुआ है तो इसलिए नियॉन इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? हेलोजन है तो F है, फ्लोरीन, ठीक है। अगला है यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। भारत में स्टेज 1 को कब लागू किया गया था? तो 2002 में। गंगा कार्य परियोजना कब से चालू हुआ? तो 1986 में। गंगा कार्य परियोजना का बजट कितना है? तो 300 करोड़ है। गंगा कार्य योजना में नदी का साफ करना था, ऋषिकेश से लेकर कलकत्ता तक के नदी को साफ करना था। RRR, ट्रिपल R का क्या मतलब है? तो कमी, पुनः चालन, पुनः उपयोग, ठीक है। कमी, पुनः चालन, पुनः उपयोग। हालांकि पुनः चालन, पुनः उपयोग, कमी ये तीनों है। यहाँ पे रियूज है, रिड्यूस है और इस तरह से रिसाइकल है, ठीक है। वृक्षों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जा सकती है तो अधिक पेड़ लगाकर। वृक्षों के क्षेत्रफल में कैसे वृद्धि कर सकते हैं? तो अधिक पेड़ लगाकर। भारत में वन्यजीव प्राकृतिक संरक्षण वर्ष मनाया जाता है 1970 को माना जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ से 256 प्रश्नों को देखें। अब कुछ ही प्रश्न बचे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड पे स्थित है, VVI क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ये भी VVI है। भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं, ये भी VVI क्वेश्चन है। बांध बनाने का मुख्य कारण है बिजली उत्पादन करना, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मछली पालन करना, ये सब भी रहता है तो ये भी VVI है। वर्षा जल का संचयन करता है, जल संचयन कहलाता है। विश्नोई आंदोलन किसका नेतृत्व किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता देवी विश्नोई का। अंतिम 3 प्रश्न बचे हैं प्यारे बच्चों जो आपने यहाँ पे देखा कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षों की कटाई को रोकना। बड़े बड़े बांध से क्या होता है? सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है। सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचने की विधि क्या कहलाती है? तो टपकन सिंचाई कहलाती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने कुल 265 प्रश्नों को देखा जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक का था साइंस विषय का, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर प्यारे बच्चों अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो 265 प्रश्नों के अंदर ही पूछा जाएगा इन 6 चैप्टरों से। तो बहुत ही अच्छा परीक्षा आपका जाएगा। बस आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लें। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो 9835146164 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको PDF के लिए प्रोसेस बताया जाएगा। और प्यारे बच्चों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो को ही देखिए क्योंकि PDF में कहीं कहीं कुछ गलतियां हैं जिसको हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। और इस यूट्यूब चैनल पे अब पहली बार आए हैं, जैक रैंकर्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही गूगल में जैक रैंकर्स सर्च करके आप वेबसाइट पर विजिट करके अन्य PDF को भी जरूर जाके पढ़िए। मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।